नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूँ। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। जोरे हो तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया सारे गाओ आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। प्यारा मुकु ढूंढो। रुको रुको रुको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छे। पुलिस डॉग्स बहुत बढ़िया होते हैं, सही कहा ना? हाँ तुमने सही कहा, वो बहुत समझदार होते हैं। ये सभी काम मेरे चिरू चिरू के लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या? जहाँ तक मुझे याद है चिरू चिरू तो बिल्ली है। अगर वो बिल्ली है भी तो क्या फर्क पड़ता है नोबिता? सुनियो बेटा, तुम अपने दोस्तों को खाने के लिए फल क्यों नहीं दे देते हो? ओ मम्मा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। ये लो। एक बात बताइए, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप चिरू चिरू की कहानी मेरे दोस्तों को सुनाएंगे? हाँ हाँ जरूर। चीरू चीरू मेरा पर्स ढूंढ लाई थी जब वो मुझसे खो गया था। क्यों है ना बच्चों, ये स्मार्ट है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगने लगी मेरी प्यारी चीरू चीरू। मैं चलती हूँ, अब तुम मजे करो। देखा दोस्तों, है ना चिरू चिरू कमाल की? सब उसे जीनियस कैट कहते हैं। ये सब काम तो मेरा मुकु सबसे अच्छा कर सकता है। अगर मुकु कर सकता है जियान, तो कुछ करवा के दिखाओ ना। ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ, तुम चौंकना मत, ठीक है? खड़े मत रहो और काम करो। सबसे पहले अपनी दुम हिला के दिखाओ। अरे मैंने कहा ना दिखाओ। तुम कहाँ हो? प्लीज जवाब दो पीकू। हाँ? देखो ना मेरी पीकू कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूँ? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, किसी को ढूंढ लेना तो मुकु की खासियत है। ये तुम्हारी पीकू को जरूर ढूंढ लेगा, घबराओ मत। शिजुका एक काम करो, मुकु को जल्दी से वो पिंजरा सुंघा दो। अरे ढूंढ लिया क्या? क्यों, कमाल है ना शिजुका? सही कहा। बहुत अच्छे मुकु, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो मेरे दोस्त, चलते रहो। क्या वो यहाँ है? पीकू, मैं अभी आ रही हूँ। आइए आइए पनीर टिक्का खाइए, आइए आइए पनीर टिक्का खाइए। ऐसे नहीं हो सकता। जाओ यहाँ से, हमारे साथ नहीं रहोगे अब से तुम, समझ गए मेरी बात? इसका मतलब है कि मुकु जियान के घर नहीं जा सकता। मैं सच में चाहता हूँ कि इन दोनों की वापस दोस्ती हो जाए। क्या इसके लिए गैजेट है? देखता हूँ, ये वाला तो नहीं है। देखियो, फेक न्यूज़। इसे किसी डॉगी की नाक पर लगाने पर वो छिपा हुआ खजाना भी ढूंढ सकता है। हम मुकु के लिए यही इस्तेमाल करेंगे, इससे काम हो जाएगा। ये लो। ठीक है भाऊ भाऊ, बहुत बढ़िया। चलो अब इसे मैं लगा देता हूँ। ये तो गायब हो गई। हाँ, लगाने के बाद वो गायब हो जाती है। अब ये जरूर खजाना ढूंढ लेगा। ये क्या, 10 रुपए का सिक्का? लेकिन ये भी खजाना ही है। पहली बार के लिए तो इतना भी काफी है ना?
चलो अब जियान के घर चलते हैं। क्या चाहते हो तुम दोनों? जियान, अब तुम देखना कि मूकू क्या क्या कमाल कर सकता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। रुक जाओ, मूकू खजाना ढूंढ सकता है। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ, ठीक है जियान? चुप रहो। ये देखो, ये कोई खजाना है क्या? मैं समझ गया। लगता है ये गैजेट टूट गया है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो हम किसी और जगह चलते हैं। उम्मीद है इस बार सच में खजाना ही होगा। ये तो सिर्फ एक बेकार सा चट्टान का टुकड़ा है। मेरे ख्याल से इसे खजाना नहीं बोल सकते। सुनो तुम दोनों, तुमने यहाँ क्या ढूंढा है? पता नहीं ये क्या है। ओह, ये तो एक नई तरह का चट्टान का टुकड़ा है। मैं सच कह रहा हूँ। तुमने इस पृथ्वी पर इसे कहाँ ढूंढा? अरे वाह, ये तो बिल्कुल नई तरह का है। ये डॉगी फॉसिल्स ढूंढने में माहिर है और मुझे लगता है मुझे मूकू चाहिए। क्या आपको मूकू चाहिए? प्लीज मुझे अमेरिका में डायनासोर फॉसिल को ढूंढने के लिए मूकू को अपने साथ ले जाने दो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसे वहाँ कितना टाइम लगेगा, पर हाँ इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि ये हमारा काम जरूर कर देगा। माफ कीजिएगा, पर आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ले जाने दो। जियान, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद मूकू को तुम दोबारा नहीं देख पाओगे। क्या तुम सच में इसको भेजना चाहते हो? हाँ। बहुत अच्छे, थैंक यू। हम कल ही जा रहे हैं। मैंने टाइम और एड्रेस लिख दिया है। प्लीज इसे छोड़ने के लिए जरूर आना। ओके, मैं अभी चलता हूँ। मैं कल के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा। जियान, क्या तुम सच में उसे नहीं रोकोगे? जियान! मूकू! मूकू, वहाँ अपना ख्याल रखना। वहाँ अपने खाने का ख्याल रखना। अब चलो भी मूकू, हमारी फ्लाइट है, हमें अब चलना चाहिए। क्या? हाँ? ये यहाँ क्या है? जियान, ये बताओ, क्या तुम्हें एक खिलौना याद है? तुम्हें मूकू को बाय करने जाना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मूकू, रुक जाओ। नोबिता! शिजुका! देखो, मैंने पीकू को ढूंढ लिया। मैंने इसे ढूंढ लिया नोबिता। जानते हो, उन्होंने इसे एक शॉप में छुपा कर रखा था नोबिता। हाँ? तुम सच कह रही हो शिजुका? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ नोबिता। मैं अभी जाके जियान को इसके बारे में बताती हूँ। हाँ, मैं भी उसे बताऊंगा। चलो, चलते हैं डोरेमोन। हाँ, चलो। मूकू। पीछान मिल गई है। तुम्हें पता है, वो याकिटोरी शॉप में ही थी। वो तो टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए निकल गया है।
सर, एक बच्चा पीछे बहुत तेजी से आ रहा है। टैक्सी को रोको, मेरी बात सुनो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर प्लीज तुम कार को रोक दो। जी सर। देखिए, मेरी बात सुनिए। दरअसल ये जो मुकू है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारा मुकु तुम्हें वापस करता हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप सच कह रहे हैं? आपका शुक्रिया। चलो मुकू, घर चले। ऐसा लगता है वो दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। चलो हम भी घर चलते हैं। ड्वार्फ रोबोट्स की मेहनत। नोबिता उठो। क्या हुआ? क्या हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो नोबिता? कल भी तुम पूरे 10 घंटे सोए थे, तुम्हें पता है? नींद की बात ही अलग है। मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ, बस मुझे मेरी आंखें बंद करने की देर है। आप देखना चाहेंगी? 1 2 3। नोबिता! तुमने होमवर्क नहीं किया ना? थोड़ा सा मॉम। अभी पूरा करो जाकर। हाँ, अभी करता हूँ। मुझसे नहीं होगा, बस। हेलो, मैं घर आ गया। तुम्हारा स्वागत है। हाँ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे लगता है वो जरूर एक शू मेकर होगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुमने उस फेरी टेल के बारे में सुना है डोरेमोन, जिसमें शू मेकर बीमार पड़ जाता है और अपना काम खत्म करे बिना सो जाता है। उसके बाद ड्वार्फ्स आकर सारा काम कर देते हैं और शू मेकर को बाद में पता चलता है। ओह, ग्रीन्स फेरी टेल्स। हाँ, मुझे पता है उसके बारे में। कितनी अच्छी है। क्या कोई ऐसा गैजेट है जिससे मैं सोता रहूं और काम भी हो जाए? हाँ, मेरे पास है। मुझे लग ही रहा था तुम्हारे पास कुछ न कुछ होगा। तुम्हारे पास कुछ है? हाँ, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का गैजेट है। मिल गया। ये नहीं है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? The Dwarf Box। ड्वार्फ रोबोट्स को कुछ भी काम बोलो और फिर सो जाओ, वो तुम्हारा काम कर देंगे। अरे वाह, ये मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करने के लिए कहूँगा। ये मत कहना कि तुम अपना होमवर्क इससे करने की सोच रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं कि गैजेट क्या क्या कर सकता ये है। सब कुछ कर सकता है क्योंकि ये मेरा गैजेट है। तो क्या मैं इससे कुछ अलग ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? मैं होमवर्क के बारे में बाद में पूछ लूँगा। सुनिए मॉम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया, वैसे भी तुम हमेशा काम बिगाड़ते रहते हो। इससे अच्छा है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से कर दूंगा। ऐसा है तो ठीक है। उन्होंने मुझे ये जूते पॉलिश करने को कहा। इतने सारे जूते कैसे पॉलिश करोगे नोबिता? फिक्र मत करो डोरेमोन। 1 2 3। कमाल है, ये तो 1 सेकंड में सो गया।
हाँ? अरे ये क्या? कितने चमक रहे हैं। ये तो बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। शुक्रिया मॉम। ये तो कमाल का गैजेट है। मैंने कहा था ना ये कमाल का गैजेट है। चलो अब इससे कुछ और करवाते हैं। ठीक है। शिजुका, आई। हेलो नोबिता, कैसे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम है? क्या कहा काम? हाँ है तो एक काम वैसे। हाँ? हाँ? देखो ना, कब से ये घास काट रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रही। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम जाके आराम कर सकती हो। लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम है। फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। चलो तैयार हो जाओ। 1, 2, 3। नोबिता, डोरेमोन, तुम दोनों थक गए होंगे ना, लो चाय पी लो। हाँ क्या? तुम दोनों ने ये कर भी लिया? याहू! ये तो बहुत आसान था। बढ़िया। हो गया, कितनी देर और लगेगी? 1 सेकंड रुको, मैं समझ नहीं पा रहा गाड़ी में हुआ क्या है। सुनियो, गाड़ी खराब हो गई है क्या? चुप रहो और यहाँ से चले जाओ, ठीक है? क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? हाँ? क्या नोबिता, तुम भी ना बच्चों वाली बातें करते हो, ये तुम नहीं कर पाओगे। मैं इसे सोते सोते ठीक कर सकता हूँ। हाँ? 1, 2, 3। ये तो ठीक हो गई। हाँ? ये तो ठीक हो गई। देखा मेरा कमाल? सुनियो, तुम तो वाकई जीनियस हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता, तुम्हें जल्दी इसका इनाम मिलेगा। हे नोबिता, तुमने कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या तुम वॉशिंग मशीन भी ठीक कर सकते हो? क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो? और मेरी भी? हाँ हाँ, मैं सबकी मदद करूँगा। नोबिता ऐसा मत करो, वरना तुम रात को नहीं सो पाओगे। इसकी चिंता मत करो, मैं इसका खास ख्याल रखता हूँ। मेरा मतलब, मुझे रात को भी नींद आ जाएगी। मैं घर आ गया। नोबिता, इतनी देर हो गई, कहाँ थे तुम? बहुत सारे काम कर रहा था। आप तो जानती ही हैं मैं कितना मशहूर हूँ। जल्दी से खाना खाकर अपना होमवर्क पूरा कर लेना। फिक्र मत कीजिए। ये इतना आराम कैसे कर सकता है? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। हाँ। प्लीज मेरा होमवर्क खत्म कर दो। 1, 2, 3। अरे मुझे नींद नहीं आ रही। 1, 2, 3। 1, 2, 3। मुझे नींद नहीं आ रही। इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रही। अगर मैं नहीं सोया तो मेरे होमवर्क का क्या होगा? हाँ?
मैं जानता था तुम होमवर्क के लिए मदद लोगे। डोरेमोन, वो मैं दरअसल इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अब बस करो, वरना तुम रात को नहीं सो पाओगे। अब देखो, वैसे तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरी रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अरे नहीं। मुझे सोने से नफरत हो गई है। The new story of the honest goldsmith. Long ago, in a quiet and beautiful village near a flowing river, there lived a goldsmith named Rahman. He was not rich, but he was known far and wide for his honesty, kindness, and the hard work. People trusted him with their gold and jewelry because they knew Rahman would never cheat anyone. Rahman lived in a small mud house with his wife Sita and their two young children. Their life was simple. Every morning Rahman would wake up before sunrise, say his prayers, and then to walk his small workshop near the river. The soft sound of the flowing water gave him a peace while he walked. Uh, though Rahman worked all day, he earned very little. Many times he, he could not buy new clothes or delicious food for his family. Still, he never complained. He always said, "If my heart is clean, God will always take care of us." A difficult life. One year, the village faced a trouble throughout. Crops failed, people become poor, and work was hard to find. Fewer customers came to the Rahman shop. Sometimes he returned home with empty hands. One night, his clean slept. Hungry, Sita tired to hide her tears, but Rahman noticed his heart was heavy. I wish I could do more, Rahman said softly. Sita replied, "You are honest and hardworking. That is enough. God is watching us." Rahman nodded, but inside he was worried. His iron hammer, his most important tool, was old and big. Without it, he would not walk at all. The lost hammer. Once morning, Rahman went to the riverbank to wash his clothes before starting work. While cleaning his hammer, his hand spla- splash. The hammer fell straight into the deeper river. Rahman was shocked. "Oh no, that hammer is only hope," he cried. He tried to look into the water, but the river was deep and fast.
The hammer was gone forever. Rahman sat down and began to cry bitterly. Without the hammer, he had no work. Without work, his family would starve. The river fairly appeared. Suddenly, the water began to glow. A bright light rose from the river, and a beautiful river fairy appeared. Her voice was calm and gentle. Why are you crying, Goldsmith? She said. Raymond stood up, surprised but respectful. He told her everything trustfully about his poverty, his family, and his lost hammer. The fairy smiled and said, do not worry, I will help you. She disappeared into the river. The taste of honesty. After a few moments, the fairy became back holding a shining gold hammer. Is this your hammer? She asked. Rema looked at it with wide eyes. It was beautiful and valuable, but he shook his head. No, my lady, he was honestly, my hammer was not made of gold. The fairy went into the water again. The time was returned with a silver hammer, bright of smooth. Is this yours? She asked. Again, Raymond replied, no, my hammer was simple iron. For the third time, the fairy went into the river and came back with an old iron hammer. Raymond's face light up with joy. Yes, that is my hammer, he said happily. The reward, the fairy smiled brightly. I am very pleased with your honesty, she said. Many people would lie for gold or silver, but you spoke the truth. She placed all three hammers in Ramon's hands. Take them all, she said. The gold and silver hammers are your reward for being honest. Ramon for fell to the knee of the gratitude. Thank you, my lady. I will always remain honest. He promised. The fairy disappeared and the river flowed quietly once again. A new life. Raymond returned home and told Sita everything. Tears of joy filled her eyes with the gold and silver hammers. Raymond sold some tools and opened a bigger shop. Soon his farm spread across nearby village. People came from far away, not just for his skill but for his honest nature. Raymond all poor people gave food to the hungry and taught his child and the valuable trust. He often told them, wealth cannot last, but honesty stay forever. The lesson for the village. Years later, Rahman became one of the most respected men in the village, even become rich. He never changed. The village learned is an important lesson from his life. The honest goldsmith, a new taste of history. As time passed, Raymond workshop became the most trusted place in the region. King, merchants, and the travelers all brought their gold to him. Despite the growing wealth, Raymond lived simply and never allowed pride to enter his heart. One day, a rich merchant arrived from the distant city. He, he wore expensive clothes and he spoke proudly. I heard here of your honesty, the merchant said. I want you to make a
skill from this gold. He placed a heavy pecan bag of gold on the table and left. Rahman carefully weighed the gold and locked it safely. After the necklace was finished, he realized something. Surprised, the merchant had given more gold than needed. Rahman thought, no one will ever know if I will keep a little. But his heart refused the idea. When the merchant returned, Rahman said, sir, you gave me extra gold. This is your. The merchant was shocked. Many goldsmiths would never stole it. He said he paid Rahman extra money and spread his name even future. Jailers reward. Never everyone was happy with Rahman's success. Some greedy goldsmith in this village become jealous. He earned too much respect. They whispered, let us taste his honesty. They went in the village head and the accused Rahman of the cheating customers. The village head called Rahman and said, tomorrow you must prove your honesty in front of everyone. Rahman felt hard, but he stayed calm. Trust needs no fear, he replied. The public test. The next day, the village gathered. A man gave Rahman a piece of gold and asked him to make a ring. Rahman wore carefully and returned the ring alone with the extra leftover gold. The jealous goldsmith were silent. Then the old woman came forward. This man once repaired my broken bangle and the refused payment because I was poor, she said. One by one, people spoke in Rahman's favor. The village head stood up and said, Rahman is the most honest man among us. The jealous goldsmith felt ashamed. Rahman's final lesson. That evening, Rahman called his children and said, Rahman, remember this always gold, silver, and wealth can disappear, but honesty is the treasure that never fades. He, he later built a small school to teach poor children and trained your goldsmith, teaching them skill and honesty. Rahman lived a long, peaceful life respected by all. Rahman Honesty soon became famous beyond village and towns. One day, news reached the royal palace. The king, who wished to find truly honest people for his court, decided to test Rahman himself. Distinguished as a poor traveler, the king visited Rahman's workshop. His clothes were old and his voice was sounded tired. Can you fix this broken ring? The traveler asked, placing a ring on the table. Rahman examined it carefully. Yes, but this ring is contain pure gold. You should be careful wherever you go. The traveler smiled secretly and laughed. When Rahman repaired the ring, he noticed a rare gem hidden inside the bundle. It is extremely valuable. Rahman said to himself,
This does not belong to me. Trust about temptation. When the traveler returned, Rahman handed him the ring and said, "Sir, there was a precious stone inside your ring. I have kept it safe." The traveler eyes filled with surprise. "You could have kept it," he said. "No one would have known." Rahman replied calmly, "God would have known." The traveler smiled and revealed his true identity. The villagers gasped as the king stood before them. The king said loudly, "Rahman, your honesty has passed every test." He offered Rahman a position, royal goldsmith with wealth, land, and honor. Rahman bowed respectfully. "My lord, I will serve honesty, but please allow me to help my village too." The king agreed. A life of service. Rahman moved to the capital, but often returned to the village. He built well, helped poor and the craftsmen, and the ensured fair prices and the gold workshop. At a place he trained young artists, artisan, reminding them, "Your hands shape gold, but your character shapes your future." Even the king trusted Rahman more than anyone else. The last day, years passed. Rahman grew old. One evening, he sat by the same river where he noticed lost his hammer. His children sat beside him. He smiled, said softly, "That river tested me, but honesty saved me." As the sun, Rahman closed his eyes peacefully, leaving behind not gold but a legacy of the trust.